दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो लाइक और प्लस चिन्ह दें। जी, मैं तस्वीर का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? मूड कैसा है? हमारे यहाँ वसंत शुरू हो गया है। ओह, मुझे लाइक दिखाई दे रही हैं। शायद प्रसारण शुरू हो गया है। अब मैं खुद को देख सकता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खबरों के बारे में। इस दौरान क्या हुआ उसके बारे में। हम कहाँ गायब हो गए थे? आगे क्या योजनाएं हैं? मुझे यकीन है कि आपके सवाल जमा हो गए होंगे। हम सवालों के जवाब देंगे। मैं सवालों के जवाब दूंगा। आप उन्हें हर पूछें। यूट्यूब, विकॉन्ट, टेलीग्राम में। विकॉन्ट देखता हूँ। मेरे लिए विकॉन्ट पर प्रसारण के लिए देखना सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ सवाल जमा हो गए होंगे। हाँ, सोलार ग्रुप ने एक वीडियो डाला है। मुझे लगता है कि कई लोगों ने इसे देखा होगा। यह वीडियो हमारे लिए इवान सिडेलनिकोव ने बनाया था। उनका बहुत धन्यवाद। अब और भी वीडियो की एक श्रृंखला आएगी जिसमें तकनीकी पहलुओं को उजागर किया जाएगा, वह भी सुंदर तरीके से। स्थानीय बाजारों में उपयोग और अनुप्रयोगों के साथ संचालन का क्षण, वे सभी विचार जो हमने आपसे उत्पन्न करने और हमारे साथ साझा करने के लिए कहा था, हम उन्हें दृश्य रूप में प्रस्तुत कर रही हैं ताकि हम सभी मिलकर शर्तिया इस वीडियो के निर्माण में भाग ले रही हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या हम अप्रैल में डिरिजेबल लॉन्च करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ और गणना करता हूँ कि हम इसे मार्च में लॉन्च करेंगे। मैंने आज आपको 3 छोटे वीडियो भेजे हैं जिनमें मैंने उन चीज़ों को सूचीबद्ध किया है जो सामान्य रूप से पहले से ही की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और जिनकी पहले से ही अपनी समय सीमा है और वे मार्च के अंत तक प्लस माइनस सब कुछ मिल जाता है। केवल एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी निराश कर रही है वह है लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से आवश्यक विमानन प्रोपेलर्स की लॉजिस्टिक्स। यह नोवा 01 है। यह वेबिनार नए लोगों के लिए नहीं होगा। अगर नए लोग हैं तो अपने सवाल पूछें। मैं मुख्य रूप से पुराने सदस्यों के साथ जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। नोवा 01 130 क्यूबिक मीटर जिसे हम बना रहे हैं, नोवा 2 फीट एयरशिप की एक छोटी पैमाने की प्रतिकृति है। और प्रतिकृति न केवल बाहरी है बल्कि इसकी तकनीकी विशेषताएं, वायुगतिकीय, ऊर्जा सुसज्जन और अन्य भी हैं। और इसके लिए सही प्रोपेलर चुने गए। प्रोपेलर विदेशी थे, पश्चिमी। हम उन्हें यूरोप या अमेरिका में खरीद सकते थे। अमेरिका में खरीदे, अमेरिका से चीन भेजे और फिर चीन से यहाँ। वे हमारी ओर आ रही हैं। सब कुछ तैयार होगा। तो मार्च के अंत तक हम निश्चित रूप से आवरण को भर देंगे, गोंडोला लटका देंगे, खड़े रहेंगे और प्रोपेलर का इंतजार करेंगे। प्रोपेलर कई प्रकार के हैं, इनसे उड़ान संभव है, इसलिए मार्च के अंत तक हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। जब हम इसे हवा में उठाएंगे, यह नहीं कह सकता। यह निश्चित रूप से अप्रैल की शुरुआत है। पूरे अप्रैल में हम उड़ान भरेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण करेंगे और ज्यादातर नियंत्रण प्रणाली दिमाग। हाल ही में मैंने एक वीडियो साझा किया था जो एक खोल के बारे में था। हम वहां गए थे, देखा था। कुल मिलाकर एक बेकिशेव है। ऐसे विशेषज्ञ जो वर्तमान में विभिन्न एरोफिगर बनाते हैं और एरोस्टेक भी बनाते हैं और पहले अधिकतर विभिन्न वायुयान तकनीक बनाते थे। चूंकि वह काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने इस ऑर्डर को लिया, अपनी खुद की कपड़े भी प्रदान की, अपनी सुविधाओं पर अपने लोगों के साथ। हमारे लिए नोवा 01 एयरशिप का ढांचा बनाया। हमारी तरफ से ढांचे का विकास था, यानी ढांचे का विकास जिसमें वह बना है उसमें कई तरह के सस्पेंशन, पैर, स्पार्स, मजबूती, कैटेनरी बेल्ट्स, बेलनेट्स, ये सब शामिल हैं। कुल मिलाकर हमने सामान्य दृश्य और खोल के विभाग को विकसित किया।
हमने उसकी सामग्री की चौड़ाई के अनुसार काटा और उसके लिए कटिंग के ड्राइंग बनाए और अब उसने सारी सामग्री काट ली है। मुख्य पंखुड़ियों को जोड़ दिया है। अब मुख्य पंखुड़ियों को जोड़कर एयरशिप का ढांचा तैयार कर रहा है। तो हमारा पहला एयरशिप जल्द ही तैयार हो जाएगा शायद। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। इसके बारे में दिलचस्प बातें बताई जा सकती हैं। 130 क्यूबिक मीटर इसका ढांचे का आयतन, जिसमें से लगभग 20% बैलनेट एयरशिप मिलेगा। यानी 130 में से 20% घटाने पर यह हीलियम का आयतन होगा। 1 क्यूबिक मीटर हीलियम 1 किलोग्राम उठाता है। इस एयरशिप की 100 किलोग्राम उठाने की क्षमता है। फिर हम एयरशिप के अपने वजन को घटाना शुरू करते हैं। खोल गोंडोला का फ्रेम, इंजन का वजन, बैटरियां। जिनजुबकेविच एयरशिप्स में मुख्य दस्तावेज वजन सारांश। वजन सारांश के अनुसार यह एयरशिप 20 से 30 किलोग्राम के भार के साथ शून्य उछाल प्रदान कर सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कितनी आसानी और मजबूती से इकट्ठा करते हैं। हम जांच करेंगे। हाँ, नोवा 2 फीट की एक छोटी प्रति की तरह लगता है। शायद उस ड्रोन आदर्श नहीं है जिसे इस आकार के साथ बनाया जा सकता था, लेकिन सभी परीक्षणों के बाद हम इसे विशेष रूप से गतिशील विशेषताओं के परीक्षण के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसकी आकृति, पूंछ और प्रोपेलर की थ्रस्ट मेल खाती है। कुल मिलाकर उड़ान की गतिशीलता, लैंडिंग टेक को देखना, हम इस पर स्वचालित डॉकिंग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यह संभावना कम है और आगे चलकर इसे अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। अधिक प्रभावी प्रोपेलर मोटर समूहों का चयन करना, वे चुने जा चुके हैं। हम प्रयोग करेंगे। यह इस एयरशिप के लिए वास्तविक परिवहन कार्य होगा। इसके लिए पहले से ही रुचि और मांग है। मैंने ऐसा किया। मुझे याद नहीं है। वेबिनार सर्गेई सेमेनोव, पावेल फिलिपोव। मैंने बताया था सीएनआई माश ने हम कंपनी और उन उत्पादों में रुचि दिखाई है जिन्हें हम बनाने की घोषणा कर रहे हैं, और सीएनआई माश इस एयरशिप पर कई प्रयोग करना चाहता है ताकि भविष्य में छोटे या अधिक भार उठाने की क्षमता वाले ड्रोन का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। हमारे लिए ऐसा एयरशिप बनाना जो 50 से 100 किलोग्राम तक उठा सके बिल्कुल भी समस्या नहीं है, और अगर उन्हें इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसे ज़रूर बनाएंगे। तो मुख्य सवाल यह है कि हम उन्हें कहाँ और कैसे बनाएंगे। हमें यह स्पष्ट और समझ में आ गया है। पहले स्पष्ट था, और हमने पहले भी कहा था कि हम अपनी खुद की शेल निर्माण इकाई खोलेंगे। शेल का निर्माण है, हमने इसे खोलने की योजना थी और अब भी इस गर्मी तक खोलने की योजना है। गर्मी तक हमारे पास जमीन होनी चाहिए, स्थान और उपकरण होने चाहिए। कटाई पहले निरीक्षण होता है। जब कपड़ा आता है तो पूरी तरह प्रकाश में जांचना होता है। वहाँ वीडियो कैमरा और एल्गोरिदम से विशेषज्ञों से सब कुछ किया जा सकता है। हर रोल को लपेटा जाता है, दोष चिन्हित होते हैं और ये स्थान कटाई में शामिल होते हैं। फिर कटाई की मेजें, लेकिन फिर विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग उपकरण और परीक्षण भी। खोलों को भरना, उनकी सीलिंग और रिसाव की जांच करना आवश्यक है, और अन्य गर्मी हमें समस्या। यह भी एक वीडियो है जो मैंने हाल में आपको भेजा था। यह पनवमोकारकासिक एलिंग्स के बारे में है। कल हम गए थे। वास्तव में हम उनके साथ एलिंग्स की खोज के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं। हम धातु के ढांचे वाले पनवमो आधारित पनवमोकारकासिक और स्थायी सभी प्रकार के देख रहे हैं।
और हमने बाजार में उपलब्ध सभी में से उस कंपनी को चुना जिसके पास हम गए थे। कल ही गए थे। हमें सब कुछ पसंद आया। वीडियो में दिखता है कि यह क्या है। बड़ा खुला उज्ज्वल एलिंग सस्ता है, जल्दी से स्थापित हो जाता है। हमें यह पसंद आया। अब सवाल है इसे कहाँ स्थापित किया जाए। हम इसे शुरू में असेंबली के लिए एलिंग के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, विशेष रूप से नोवा 01 के लिए। वहाँ वेल्डिंग शेल वर्कशॉप स्थापित करना चाहते हैं जो नोवा 2 इंच के लिए एलिंग और नोवा 8 इंच के लिए वेल्डिंग वर्कशॉप होगी। प्रस्ताव है। परियोजना की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक हवाई अड्डा हमें बुला रहा है, दूसरा भी, और कुछ हवाई अड्डों को खरीदने का प्रस्ताव था। और वास्तव में जैसा कि पता चला, हवाई अड्डों के बाजार में बहुत धीमी गति से गतिविधियां हो रही हैं। किसी ने हवाई अड्डों को नहीं खरीदा है। हम फिर संपर्क कर रहे हैं और हम एक महत्वपूर्ण चरण में हैं, वास्तव में चयन के। मॉस्को क्षेत्र, व्लादिमीर क्षेत्र, त्वर क्षेत्र, तुला क्षेत्र। हम समझते हैं कि यह लंबे समय के लिए है, यह हमेशा के लिए है। यह हमारा पहला एयरशिपड्रोम होगा, आपका पहला एयरशिपड्रोम होगा, हमारा और आपका कुल मिलाकर अपना। और हमें वहां कई वर्षों तक जाना होगा और यह होना चाहिए। खैर, यह सुविधाजनक होना चाहिए। स्थान पर्यटक स्थल के पास होना चाहिए। हमारे विदेशी साझेदार निवेशक भी आएंगे और पर्यटक भी आएंगे। हमें वहाँ काम करना सुविधाजनक हो और परिवहन पहुँच अच्छी हो, और पास में कोई भी ऐसा कारक नहीं होना चाहिए जो उड़ान और लैंडिंग में बाधा डाले, जैसे कि कोई बड़ा हवाई अड्डा या सैन्य अड्डे। कुल मिलाकर बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और शहर का प्रशासन हमें इसके साथ खुश होकर स्वागत करना चाहिए। समस्या नहीं, हर कोई खुश होता है सुनते ही नया आधुनिक एयरशिपड्रोम बनेगा। कुल मिलाकर हम उस स्थान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सभी के लिए उपयुक्त हो। 2 पसंदीदा और 2 विकल्प सामने आए हैं। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों में हम निर्णय ले लेंगे और प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि गर्मियों तक यह पनवॉयलिंग हमारी ज़मीन पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए परियोजना के पहले बड़े अधिग्रहण होंगे, जिसके लिए मैं हम सभी को बधाई देता हूँ। इसके अलावा गर्मियों तक इस एलिंग में आवरणों के उत्पादन के लिए पूरी तकनीकी लाइन स्थापित होनी चाहिए। हम अभी वर्तमान में सक्रिय रूप से खरीद के लिए उपकरण चुन रहे हैं। यह धातु काटने की प्रक्रिया के उपकरणों से काफी सस्ता है। हालांकि हमारे पास सीएनसी मशीनें हैं, 3-5 अक्षीय मिलिंग मशीनें। यह काफी सस्ता है। इसकी कीमत होती है। स्वाभाविक रूप से वहाँ जलवायु और स्वच्छता के लिए विशेष आवश्यकताएं होनी चाहिए। फर्श ऐसा होना चाहिए कि उस पर चप्पल पहनकर चला जा सके। दिलचस्प है, हम इन सभी आवश्यकताओं को बना रहे हैं, तकनीकी श्रृंखला को बना रहे हैं। गर्मियों तक हमें यह करना होगा। हमें खरीदना भी जरूरी है। इसलिए अब हम बजट की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं, आवश्यक राशि, ताकि गर्मियों में हम अपनी जमीन पर, अपनी छत के नीचे नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए खोल का उत्पादन शुरू कर सकें। कुछ इस तरह। और नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए, उसके लिए अभी गोंडोला का सक्रिय रूप से डिजाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। अभी प्रारंभिक परियोजना पूरी हो रही है।
शायद कल। हमें सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना था। प्रक्रियाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरा होना 95% है। वो डिजाइन परियोजनाएं, और मैंने आपको उनमें से एक ही भेजा था। अब उनमें 4 और प्रकार के डिजाइन शामिल हो गए हैं। वे सभी हमें पसंद आए, इसलिए हमने वहां से अच्छी अच्छी विचारें लीं और सब कुछ पहले डिजाइन में जोड़ दिया। और कुल मिलाकर हम जल्द ही अंतिम संस्करण दिखाएंगे। यह पहले से थोड़ा अलग होगा। यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वहाँ जगह थोड़ी अधिक होगी। पायलटों के लिए दृश्यता थोड़ी बढ़ जाएगी। ये बीन्स जो यात्रियों के दृश्य में बाधा डाल रही थीं, हटा दी जाएंगी। इंजन को काफी पीछे ले जाया जाएगा ताकि केबिन के अंदर शांति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि सभी मुझसे सहमत हैं। हमारे विचार में एयरशिप कुछ हल्का और शांत होता है। लेकिन एक लेकिन है। छोटा एयरशिप कम प्रभावी होता है, और कुछ चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है। हाँ, लगभग डिजाइन वही रहेगा। और हम अब डिज़ाइन दस्तावेज, 3D मॉडल और पूर्ण पैमाने पर मॉडलिंग की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कुछ महीनों में हम पूर्ण पैमाने पर मॉडल बना लेंगे, इसे फिर से मंजूरी देंगे और फिर गोंडोला के विकास और उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। तो नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए हम बेल्जियम के पेट्रोल इंजन खरीदने की योजना बना रहे थे। पहले हम रूसी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से खरीदना चाहते थे। आपूर्तिकर्ता वहां कुल मिलाकर कंपनी अभी एक हल्के इंजन वाला विमान विकसित कर रही है। वे इस इंजन को उसमें स्थापित करना चाहते हैं, और वे उनके ऑर्डर में शामिल होना चाहते थे। वहां कई कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। सबसे पहले, वहाँ की कीमत मूल्य की तुलना में काफी अधिक है। दूसरे, समय सीमा बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता, और उन्होंने खुद ही समाधान ढूंढ लिया। भुगतान करना होगा, गर्मियों तक आ जाना चाहिए, इसलिए वहाँ का बजट बढ़ रहा है। विमानन इंजन सस्ता आनंद नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रोपेलर, घूर्णन, ट्रांसमिशन, त्रिंग, यह सब हम स्वयं विकसित कर रहे हैं। यह सब हमारे ऊपर है। बहुत सारी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, यह सब भी हम स्वयं विकसित कर रही हैं। ऑनबोर्ड और नियंत्रण के लिए यह डिस्पैचर प्रोग्राम लिखा है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या रखूं, इसलिए इसे डिस्पैचर प्रोग्राम कहता हूं। आप फोन, टैबलेट या स्थिर कंप्यूटर से खोलें, अपने सभी उपकरणों को नक्शे पर देखें, उनकी स्थिति जांचें और प्रत्येक उपकरण के अंदर सभी प्रणालियों की जांचें। इसे पूरी तरह से स्वचालित मोड में नियंत्रित करें। एक समन्वय निर्धारित करें और वहां कैसे उड़ान भरे तय करने दें। हवा, उसके पास कितना ईंधन है, और इसी तरह। इसे मैनुअल नियंत्रण, उस पर 360 डिग्री कैमरे देखना, और इसी तरह। इस सॉफ्टवेयर को लिखना समाप्त किया, सर्वर पर अपलोड किया, शुरू किया, काम कर रहा है। आज मैं इस सर्वर के माध्यम से बैठा था। जब वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं हैंडल घुमा रहा था, सिग्नल स्थिर कंप्यूटर में जा रहा था, फिर सर्वर पर। सर्वर से यह पूरी कहानी 4G के माध्यम से ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर आती थी, और वह या तो स्टीयरिंग मशीनों को घुमा रहा था, या फिर सहायक इंजन चालू हो रहे थे। प्रतिक्रिया तुरंत होती है। सब कुछ शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो यह एक और बड़ी जीत है। फिलहाल छोटी है, लेकिन फिर भी सुखद है। और इस तथ्य के कारण कि हमारी पूरी प्रणाली स्वलिखित है। हमारे पास पहले से ही कुछ ऑनबोर्ड उपकरण डिजिटल होंगे। आधे उपकरण स्वाभाविक रूप से आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, लेकिन ड्रोन के लिए नहीं। हमने लगभग आवरण कपड़ा खरीद लिया है।
जैसे ही यह रूस में आएगा, मैं राहत की सांस ले सकूंगा और कह सकूंगा कि हमारे पास कपड़ा है। नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए। और वहीं उस बैच में हमने 2 प्रकार के कपड़े चुने। एक मजबूत 240 ग्राम और साधारण 160 ग्राम। 240 ग्राम नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए, 160 ग्राम बैलूनेट और 160 ग्राम। हमने थोड़ा अधिक लिया है ताकि नोवा 01 के लिए कुछ और बना सकें। लगभग 1.5 महीने में, अधिकतम 2 महीने में इस कपड़े की आपूर्ति की उम्मीद है। फिर जाहिर है जमीन, हैंगर और इस खोल का उत्पादन शुरू होगा। तो अगर बड़े पैमाने पर देखें तो नोवा 01 और नोवा 2 फीट एयरशिप के मामले में फिलहाल स्थिति ऐसी है। जमीन, मैंने कहा, हाँ, हम खरीद के करीब पहुंच रहे हैं, तय करने के लिए कि कौन सा प्लॉट हमारे लिए है। सियान पर देख सकते हैं या गूगल में हवाई अड्डे खरीदने देखें, कीमतें स्पष्ट है। ही एक श्रेणी में अंतर होता है। एक शून्य कभी जुड़ता है, कभी गायब हो जाता है। सब कुछ मास्को से दूरी पर निर्भर करता है और हवाई अड्डे की क्षमता पर। कुछ हवाई अड्डे हैं जो पूरे के पूरे बिकते हैं चल रहे व्यवसाय और स्टाफ के साथ। कुछ विमान रखे जाते हैं, पैराशूटिस्ट कूदते हैं, क्षेत्र के चारों ओर पर्यटन आयोजित होते हैं। कुछ और शाखाएं व्यावसायिक रूप से होती हैं और कार्यरत हवाई अड्डा बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर यह शायद अधिक दिलचस्प है, लेकिन दूसरी ओर यह जरूरी नहीं है। जब हम इसके बारे में निर्णय लेंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। डिरिजेबल नोवा 8। यह नोवा 2 फीट के बाद अगला होगा। यह भी नरम प्रकार का होगा। हम अभी इसकी अवधारणा विकसित कर रहे हैं। इसका आकार स्पष्ट है। नोवा 8 फीट, यह 8000 घन मीटर है। यह नोवा 2 फीट के बाद है जो 2000 घन मीटर है। यह चुना गया है। कुछ विमानन मानदंड हैं, मुझे वे ठीक से याद नहीं हैं। यह हमारे वरिष्ठ पीढ़ियों से जैसे पूछना होगा। वहाँ विमान, हेलीकॉप्टर या एयरशिप में 9 लोगों तक यह एक वर्ग है। उड़ान यंत्रों का फिर 9 से 19 तक यह दूसरा वर्ग है और 19 से अधिक यह तीसरा वर्ग है। और 19 लोगों तक के लिए नोवा 8 फीट होगा, यह अगर वह यात्री या पर्यटक है, और 2 से 3 टन तक कुछ हजार किलोमीटर के लिए अगर यह ड्रोन और मालवाहक है। हम इसकी मुख्य संरचनाओं का विकास कर रहे हैं। यह पहले से ही थोड़ी हद तक हाइब्रिड होगा। यह ऐसा नहीं है कि इसका इंजन पेट्रोल का है, बल्कि यह इलेक्ट्रिक है। ऐसा जरूर होगा। एयरशिप में हाइब्रिडाइजेशन, यह केवल एरोस्टैटिक्स से नहीं बल्कि एरोडायनामिक्स से भी चलता है और यह समस्याओं को हल करता है, जैसे कि तैराकी में बदलाव, बैलास्टिंग और कई अन्य समस्याएं। कुल मिलाकर नोवा 8 फीट में हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही मौजूद होगी। हम अवधारणा को मंजूरी देंगे, प्रकाशित करेंगे और दिखाएंगे। मुझे लगता है कि मार्च से अप्रैल के दौरान सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जुबकेविच वादिम, क्योंकि वह पहले से ही नोवा 35 फीट की अवधारणा पर जाना चाहता है, क्योंकि उसे अब बोरियत हो रही है। नोवा 01 विकसित है और इसका उत्पादन हो रहा है। नोवा 2 इंच की अवधारणा मंजूर है। मॉस्कोवियन एविएशन रुस्लान गोंडोला पर काम कर रहा है। शेल का विकास हो रहा है। वहाँ आपूर्ति विभाग घटकों की खोज कर रहा है। अब वह नोवा 8 फीट पर आ गया है। नोवा 8 फीट की, और वह पहले से ही नई 35 पर नजर डाल रहा है। क्या तुले में एयरशिप लॉन्च होगा? बिल्कुल नहीं, तुले में लॉन्च नहीं होगा। नोवा 01 के 99% संभावना के साथ यह किरजाच में होगा। यह उन क्षेत्रों में से एक है जिसे हम खरीदने के लिए सोच रहे हैं।
वैसे किरजाच को हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं, यह हमारे लिए छोटा है। यहाँ तक कि नोवा 8 इंच के लिए भी यह बहुत छोटा है और नोवा 35 इंच के लिए तो यह असंभव है। हम सीधे देखते हैं, अगर हम क्षेत्र देखें तो 35 का वहां फिट हो सके। अभी हमने एक विकल्प देखा। किरजाच में ही एक पैराशूट अनुसंधान संस्थान है और क्षेत्र की सीमा पर एक औद्योगिक क्षेत्र है। यह विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इसका एक सक्रिय हवाई अड्डे से संपर्क है। हवाई अड्डा बड़ा है और हम इस क्षेत्र पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह हमारी प्राथमिकता नहीं है। कहाँ जमीन खरीद रही हैं? मैंने बता दिया है, निश्चित रूप से मॉस्को क्षेत्र केंद्र के पास होना शानदार होगा, लेकिन हम निकटवर्ती क्षेत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। पहले एयरशिपड्रोम के लिए निश्चित रूप से यहीं कहीं। मॉस्को और आसपास के क्षेत्र बाद के लिए मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में ऐसा करना होगा। जितना दक्षिण की ओर उतना बेहतर। उत्तर की ओर जाना है तो उत्तर की ओर। एयरशिप उत्तर की सेवा में है और अफ्रीका क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और लैटिन अमेरिका क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर सभी विकासशील देशों में और रूस में देखेंगे, उत्तर के साथ सक्रिय काम चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एयरशिप के लिए ग्राहक पहले से ही उपलब्ध माल के साथ हैं। वे एक विशेष कार्य के लिए साधारण एयरशिप में रुचि रखते हैं। वहाँ का कार्य है इन सड़कों का निर्माण स्तंभों पर, यानी स्तंभों को ले जाना, बहुत सारे स्तंभों को ले जाना। और एयरशिप की आवश्यकता कई शायद दर्जनों की होगी। उनकी सेवा और भंडारण करना होगा। इसलिए इतनी बड़ी चीजों पर भी किसी समय काम शुरू करना पड़ेगा। फेडर, अगर यह रहस्य नहीं है तो सॉफ्टवेयर के साथ एयरशिप की लागत कितनी थी? वह गुप्त नहीं है, जिनान। वास्तव में अगर इस आकार के आवरणों का उत्पादन आउटसोर्स पर देखा जाए तो कुल मिलाकर बाजार ने हमें लगभग 1 मिलियन रूबल की समान लागत दी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय और संसाधन लगे। यानी 17 मीटर लंबा एयरशिप 130 क्यूबिक मीटर हमारे शर्तीय डिजाइन के अनुसार उनके सामग्री के साथ बनाना लगभग 1 मिलियन रूबल में पड़ता है। उनके काम से अगर हम इसे स्वयं बनाएंगे तो यह हमें सामग्री की लागत के साथ वहाँ ओवरहेड, वेतन और अन्य चीजें जोड़कर शायद 3 गुना सस्ता पड़ेगा। लेकिन समुद्री कपड़े से बन, और अगर वे कपड़ा भी बनाते हैं तो यह कपड़े की कीमत पर होगा। जहाँ सब कुछ गिनने पर निर्भर करता है। कई आर्थिक मॉडल बनाए जाते हैं, एक मानक गणना होती है। अगर हम अभी पूरे ऑफिस की सैलरी लें, साथ ही सभी उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्चों को जोड़े और इसे इस एयरशिप की लागत में डालें तो यह स्वाभाविक रूप से सोने का बनेगा। लेकिन अगर इसके सीरियल शुद्ध उत्पादन को देखें तो ऐसा नहीं होगा। मैं गणना करूंगा, बताऊंगा कि यह कितना खर्च होता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। इंजन, बैटरी, कंट्रोलर, यह सब खरीदा गया था सबसे अच्छी कीमतों पर, लेकिन यह फिर भी बाजार की ही है। कपड़े खरीदे गए थे और सबसे महंगा मैं तब नहीं समझ पाया। कुछ उच्च तकनीकी है जैसे कंट्रोलर, इंजन, कंप्यूटर समझ में आता है। एल्यूमिनियम पाइप, यह पाइप नियंत्रण प्रणाली से महंगी निकली। सिर्फ एल्यूमिनियम की पाइप खरीदना ताकि इस एल्यूमिनियम के ढांचे का निर्माण किया जा सके, साथ ही गोंडोल और पूंछ की संरचना। सॉफ्टवेयर हमें कुछ आईटी विशेषज्ञों की 4 महीने की सैलरी के साथ पड़ा। तो क्या हम अंटार्कटिका में वोस्टोक स्टेशन पर सामान ले जा सकते हैं? वोस्टोक स्टेशन हमारे दक्षिण में है, अगर मैं सही हूँ। हाँ, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, बस इस पर नहीं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए, प्रत्येक ऊंचाई के लिए, और दक्षिणी ध्रुव हमारे समुद्री तल से काफी ऊंचाई पर स्थित हैं। हमें अद्वितीय उपकरण विकसित करने होंगे। यह कार्य आसानी से हल हो सकता है, समस्या नहीं है।
तो मैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में थोड़ा और बता सकता हूँ। हमारे पास एक परियोजना है जो विश्वव्यापी उपकरण के प्रक्षेपण के लिए थोड़ी लंबी हो गई है। अभी इस विश्वव्यापी उड़ान के लिए निकटतम तारीख शनिवार है। अगर मौसम ज्यादा नहीं बदलता है तो अनुमानित उड़ान का समय लगभग 18 है। इससे पहले प्रक्षेपण 23 फरवरी को था और अगले सप्ताहांत में लॉन्च हुआ। वैश्विक योजना मानी गई। असल में यह थोड़ा खिंचाव था। यह नहीं हुआ क्योंकि हम तैयार नहीं थे। एक अप्रत्याशित घटना हुई। असामान्य स्थिति थी, बता सकता हूँ। सभी को लगा कि यह सही नहीं है। मैंने थोड़ा लिखा था कि यह स्ट्रेटोस्फेरिक छाता है। यह पिछला प्रक्षेपण था। इससे पहले भी एक प्रक्षेपण हुआ था। मैंने इसे उजागर किया। आवरण फट गया। तेजी से ऊपर उठने पर हीलियम बाहर निकलने का समय नहीं पा रहा था। यह निर्णय लिया गया आस्तीन को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें कम हीलियम भरा जाए ताकि वह बाहर निकल सके, और कम हीलियम के कारण उछाल की गति नहीं है, अपर्याप्त है। इसके लिए लेटेक्स की एक त्वरक गोला चाहिए जो निर्धारित पर फट जाएगी। इस तकनीक के कारण हमारे यहाँ ऊंची ऊर्ध्वाधर दीवारें बनाई जाती हैं। वे इसे 3 तरफ से हवा के खिलाफ खड़ी करते हैं। अगर हवा, उदाहरण के लिए, इस तरफ से आ रही हो और यहाँ पहले लेटेक्स की गोला भरी जाती है जो बाहर निकालती है, फिर मुख्य आवरण भरा जाता है और फिर छोड़ा जाता है। और चूंकि हमारे पास ऊंचाई की सीमा थी, क्योंकि हम इसे एलिंग में कर रहे थे, हमें मुख्य आवरण के शीर्ष से एक लंबी पूंछ बनानी पड़ी जिस पर हमने लेटेक्स की गोला जोड़ी। और इस लंबी पूंछ के कारण, क्योंकि यह बनी थी, लेटेक्स की गोला यहाँ नहीं थी। जब यह फटी, इसका वाल्व इतनी ऊंचाई से गिरा और आवरण को नुकसान पहुंचाया। अब जो लॉन्च शनिवार को होगा वह इस आवरण के बिना होगा। बिना इस गैलियम निकास अपेंडिक्स पूरी तरह से नई सील की गई आवरण होगी और पहले उच्च दबाव वाली बैलास्ट स्फीयर के साथ होगी। कुल मिलाकर यह वही उपकरण है जिसे नए साल से पहले लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन कई समस्याएं थीं, तकनीकी, डिजाइन से संबंधित और गणितीय मॉडल में भी। ये सभी समस्याएं हल हो सकती थीं। उन्हें हल कर लिया। यह स्पष्ट है कि टीम अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ सोच रही थी, लेकिन बाउमानकी की टीम युवा है। सबने सोचा कि हम 2 लॉन्च में हल कर लेंगे, लेकिन वास्तव में 2 में नहीं हो पाया, 4 में कुछ हद तक हो गया। तो हम शनिवार का इंतजार कर रहे हैं। किर्जाच से रिपोर्ट करूंगा। मैं फिर से किर्जाच से लॉन्च का संचालन करूंगा। मैं एक तरह का लाइव करूंगा। नेटवर्क बहुत खराब है, इसलिए हम प्रसारण नहीं करते, लेकिन मैं उपाय करूंगा। छत पर चढ़कर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करूंगा और टेलीग्राम में भेजूंगा। हम स्ट्रेटोस्फियर को लॉन्च कर रहे हैं। यह 4 दिनों की उड़ान करेगी। इसे ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक भंवर में एक पूरा चक्कर लगाना चाहिए और हमारे देश में वापस आना चाहिए। नियंत्रित हम इसके उपकरण को जमीन पर उतारेंगे, उपयोगी भार को ले लेंगे, रूस का नया रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे। तो बस ऐसे ही उंगलियां क्रॉस करके रख रही हैं। बस फिल्मांकन के बारे में मैंने थोड़ा बताना शुरू किया। मैं जारी रख सकता हूँ। वर्तमान में हम इस काम को पहल के रूप में कर रहे हैं, यह जानते हुए कि ऐसी प्रणालियों के लिए कई ग्राहक हैं, लेकिन ऐसी प्रणालियों के लिए किसी और कहें तो बड़े भाई की आवश्यकता होती है, और के साथ हमें भाग्यशाली मिला। इन कार्यों में बड़े भाई निभाना चाहता है। जल्दी से अपना प्रयोग पूरा करो। हमने उनके साथ मिलकर आगे के कार्यों के लिए तकनीकी कार्य विवरण और समूह गठन के लिए कार्य योजना तैयार की है, जहां वे मुख्य प्रणाली के प्रमुख डेवलपर के रूप में कार्य करेंगे, विशेष रूप से निम्नकक्षीय स्ट्रेटोस्फेरिक समूह के लिए जो संचार और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इस कार्य के भीतर हम प्रणाली के उठाने वाले हिस्से के डेवलपर और आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभाएंगे।
यह वहन करने वाली खोल और बैलास्ट खोल शामिल हैं। उन्होंने पहले ही उपयोगी भार का चयन, बातचीत और समय सारणी पर सहमति हो चुकी है। वजन पर सहमति बनी, आवश्यक ऊंचाई और अन्य उतार चढ़ाव पर भी सहमति बनी। उनका उपयोगी भार उठाने योग्य है। हमारी प्रणाली विभिन्न वायुमंडलीय उतार चढ़ाव के लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर हम भी उंगलियां पार कर रहे हैं। इस गर्मी अगस्त तक यह अच्छा होगा अगर हमारी इस संयुक्त परियोजना में कुछ उड़ान भर सके। इसलिए हम उनके साथ इस साल के अंत तक संयुक्त कार्यों की योजना बना रहे हैं, जिसमें पहले मॉक लोर के साथ और फिर उपयोगी भार के साथ कई लॉन्च होंगे। और यह काम प्रयोग के चिन्ह के तहत है। अगर प्रयोग सफल होता है तो आगे सब कुछ अलग गति से चलेगा। कुल मिलाकर वास्तव में एरोनोवा को पहला कार्य आदेश मिल चुका है। यह विशेष रूप से स्ट्रैटोस्फीयर के लिए है। स्ट्रैटोस्फीयर के लिए अपने विदेशी निवेश को साझेदारों से वादा किया है कि हम इसे अफ्रीका से लॉन्च करेंगे। दिमित्री सर्गेविच खमेल का सपना है भूमध्य रेखा में कई उपकरण लॉन्च करें, संरचना और गणितीय मॉडलों को स्पष्ट किया जा सके। भूमध्य रेखीय क्षेत्र बहुत दिलचस्प है। उत्तरी ध्रुवीय भंवर से अधिक हो सकता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय भंवर गायब हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है, उत्तर में नहीं, और वापस आता है। वह 6 महीने रहता है, 6 महीने, लेकिन भूमध्य रेखीय वह अधिक स्थिर है। हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या की घनत्व ठीक भूमध्य रेखा के साथ स्थित है। इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। गर्मी में लॉन्च करना चाहेंगे। देखते हैं। इस गर्मी के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम बहुत अच्छे होंगे। मार्टिन ज़ुबकेविच उच्च कैप्सूल विकसित करेंगे। वैसे याद है, चेक में और सामान्य रूप से इंटरनेट पर एक खबर थी। इपच्यून परियोजना थी। एक सुंदर कैप्सूल था जिसे पर्यटकों के साथ स्ट्रैटोस्फीयर में लॉन्च करने की योजना थी। परियोजना बंद हो गई, दिवालिया हो गए। कैप्सूल पड़ी है, इसे जहाज के साथ खरीदा जा सकता है। पूरा नहीं हुआ। दिलचस्प है किन कारणों से, और नहीं, वादिन स्ट्रैटोस्फेरिक कैप्सूल विकसित नहीं कर रहा है। गूगल लून परियोजना में शामिल था। संचार के लिए लंबे समय तक तैरने वाले स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरण बनाते थे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और उसके पास अनुभव हैं। इन अनुभवों से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। वादिन वासिलविच पूरी तरह से एयरशिप्स में डूब गए हैं। आखिरकार मैं कुछ गंभीर काम करूंगा। आखिरकार उस चीज में लगा हूं जिसके बारे में हमेशा से सपना देखा, काम किया। चेक में कुर्चातोव संस्थान से प्रस्ताव आए। उन्होंने एरोक नोवा को रुचि दी। अनातोली, मैंने सब कुछ पढ़ा। मैंने तिरछे पढ़ा, पाठ बहुत था। मैंने समझा कि एक चीनी साझेदार है जो रोस्कोसमोस के आधार पर कुर्चातोव संस्थान के साथ मिलकर वास्तव में बेसाल्ट फाइबर और आगे के सामग्रियों का उत्पादन भी करना चाहता है। उनमें से कुर्चातोव की एरोनोवा का प्रस्ताव कहा है। इसे पढ़ूंगा। मैंने इसे खमेल को दे दिया। उसने कहा, कुछ दिनों में बताएगा क्या है। कुल मिलाकर बेसाल्ट फाइबर, बेसाल्ट धागे, बेसाल्ट कपड़े, इस आधार पर बने कंपोजिट्स एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। लागत के मामले में यह कार्बन उत्पादों की तुलना में काफी सस्ता है, यहाँ तक कि ग्लास फाइबर से भी सस्ता है। गुणवत्ता कांच बेहतर है। कुछ मामलों कार्बन थोड़ा कमतर हो सकता है। थोड़ा बेहतर बहुत दिलचस्प है। हम पहले से तैयार उत्पाद चाहते हैं। अयस्क शुरुआत करना।
ऐसा लगता है कि यह दिशा तेजी से विकसित हो रही है और हम उम्मीद है कि हमारे रूस में होगा। हमें विदेश नहीं लेना हो। अभी कुछ कस्टम्स युद्ध शुरू हो गए हैं, सभी दरें बढ़ा रही हैं। विदेश से लाना संभव है, लेकिन महंगा है। बेसाल्ट या विशेष प्रस्ताव दिखाएं, या दिमित्री सर्गेविच के सब कुछ देखने तक इंतजार करें। लेकिन बेसाल्ट के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो इस 60 मीटर के पनवॉयलिंग की कीमत क्या है? क्या उसमें हमारा सबसे बड़ा एयरशिप असेंबली के लिए फिट हो जाएगा? हमें और बड़ा एलिंग चाहिए होगा। कीमत के बारे में मुझे नहीं पता। यह एक व्यावसायिक प्रस्ताव था। अगर मैं अभी इसे बता दूं तो हो सकता है कि उस कंपनी ने किसी को महंगा या सस्ता बेचा हो, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। यह धातु संरचना से बनाने पर 5 गुना सस्ता है। हमने गणना की थी, सैंडविच पैनलों से ढका हुआ, उसकी कीमत 100 मिलियन से अधिक थी। यह 5 गुना सस्ता है। नोवा 2 फीट फिट हो जाएगा। नोवा 8 फीट शेल वेल्ट भर परीक्षण की जा सकती है, लेकिन गोंडोला को लटकाना संभव नहीं होगा। और हाँ, स्वाभाविक रूप से हम नोवा 35 फीट के लिए एक बड़ा स्थायी हैंगर बनाएंगे और बाकी सब भी वहां स्थानांतरित हो जाएंगे, जबकि यह शेल निर्माण के रूप में रहेगा, क्योंकि इसकी सेवा अवधि 30 साल तक है। फिलहाल रणनीति ऐसी है। एक शहर है जिसका अन्य शहरों के साथ कोई सड़क संपर्क नहीं है। यह पेरू में इक्विटोस, जिसकी आबादी 5 लाख एयरशिप जरूरत होगी। हाँ, जैसा कि मैंने क्षेत्रों को चिन्हित किया, हमने देखा हमारी अपनी रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, भारत भी दिलचस्प हो सकता है। एशियाई लोग खुद ही समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रूस, अरब, लेकिन वहाँ अधिकतर अमीर पर्यटन के बारे में है। क्षेत्र हमें 100 साल के लिए पर्याप्त हैं। या एंटीना और बोरोदा की विकास को हटा दिया गया। एंटीना और बोरोदा की विकास को नहीं हटाया गया। यह सब नोवा 2+ पर उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली प्रणालियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और छोटे पर इनका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े पर यह उपयोगी होगा। और वास्तव में स्ट्रैटोस्फीयर के लिए भी यह वास्तव में उपयोगी होगा, और यह उपयोगी भार स्ट्रैटोस्फीयर समूह में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उन लोगों को चुन रहा है जिनके पास यह सब पहले से प्रमाणित, परीक्षणित और सबको समझ में आने वाला है। लेकिन बोरोदा की विकास के बारे में वे अभी नहीं जानते। लेकिन वास्तव में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें पूरी तरह से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और प्रमुख हो सकता है। आइए सहयोग में काम करें। जो हमारे पास है वह शानदार है। हम अपने में इसका उपयोग करेंगे। क्या आप हीलियम जड़त्वीय पहिया विकसित करेंगे? इस तरह मेरी कल्पना ने फिलहाल हीलियम की पूरी मात्रा को घुमा दिया और यह सोचा कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। मुझे नहीं पता। कुछ जीरोस्कोपिक जैसा स्थिरीकरण के लिए भगवान ही जानता है। देखना होगा। मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ। अपने दृष्टिकोण और नोवा एयरशिप्स की स्वचालित डॉकिंग के सिद्धांतों के बारे में बताएं। वास्तव में विभिन्न आकारों के विभिन्न एयरशिप्स अलग अलग तरीके से डॉक करेंगे। वहाँ निश्चित रूप से अस्थायी डॉकिंग होगी। मान लें अगर यह यात्रियों के लिए है, यात्रियों के लाने ले जाने के लिए, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, यह निचले बिंदु पर डॉक करेगा, यानी जहां उसकी गोंडोला है, जहां उसके लोग होते हैं। एक निश्चित आकार की गोंडोला को ढांचे में एकीकृत किया जाएगा और यह निचले बिंदु पर डॉक करेगा। मान लें इंजन के द्वारा खुद को स्थिर करेगा, हवा के अनुसार, शायद जमीन की ओर दबाएगा या वापस। यह अस्थायी डॉकिंग होगी। स्थायी डॉकिंग सबसे अधिक संभावना है मध्यम मस्तूल या ऊंचे मस्तूल पर होगी।
ऊंचे मस्तूल पर बहुत अच्छा है जब हमारे पास बहुत जगह होती है, कोई सख्त आवश्यकताएं नहीं होती। मध्यम मस्तूल पर बेहतर है अगर उस स्थान के आकार की आवश्यकताएं हैं जिसके चारों ओर घूमना है। आगे चलकर हम स्वाभाविक रूप से ठीक ज्यामितीय केंद्र के चारों ओर घूमने की ओर बढ़ेंगे ताकि स्थान का न्यूनतम उपयोग हो। लेकिन एयरशिप को घूमना पड़ेगा, यह उसकी अनिवार्य कार्यक्षमता है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं थोड़ी देर बाद और विस्तार से बता पाऊंगा। हमारा एयरशिप नोवा 2 इंच विशेष रूप से कई डॉकिंग, पार्किंग और जमीनी भंडारण विधियों के प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रकार वादिम एयू 30 फीट के मुख्य डिजाइनर थे और छोटे उपकरण उन्होंने बोरिस अलेक्जेंद्रोविच के साथ मिलकर बनाए, और यह समझने का अनुभव पहले से ही है कि यह कैसे होना चाहिए। इसे बनाना होगा, व्यावहारिक परीक्षण करना होगा और नई विचारधाराएं उभरेंगी। रुस्लान ने कई विचार उत्पन्न किए हैं, देखते हैं क्या निकलता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बताऊं। इसके लिए प्रेजेंटेशन चालू करनी होगी, 3D मॉडल दिखाने होंगे। हाँ, वकान ताकते पर सभी प्रश्न पढ़ लिए, खरीदारी के बारे में बताया। वहाँ एक वीडियो आपको दिख रहा है या नहीं, मैंने पूछा यह कौन सा जानवर है। सही उत्तर नहीं मिला है। ऐसा करते हैं, वहाँ कोई जानवर खड़ा है। तीसरे वीडियो में मैंने उस पर ध्यान दिया और पूछा कि यह क्या है। जैसे ही सही उत्तर मिलेगा मैं बताऊंगा कि यह वास्तव में क्या है। यह उस पावर यूनिट का दादा है जो हम अभी विकसित कर रहे हैं। विकास पूरी गति से चल रहा है, टीम थोड़ी मेहनत कर रही है। प्रगति अब दूर नहीं है। इस साल के पतझड़ तक लॉन्च होगा। हमने पहले ही इस तरह की पावर यूनिट के कुछ हिस्सों का उत्पादन जैसे शुरू कर दिया है। यह 300 किलोवाट की होगी और इसका दक्षता काफी उच्च होगा, शायद डीजल इंजन के बराबर। यह सर्वभक्षी होगी। नोवा 8 इंच एयरशिप के लिए हाइब्रिड यूनिट बनेगी। और बात भी, रुस्लान का मानना है कि इसे नोवा 2 इंच में एकीकृत करना संभव है, लेकिन नोवा 2 का संशोधन पूरी तरह से संभव है। इस तरह की पावर यूनिट के साथ इसे हाइब्रिड बनाना, यह डीजल या पेट्रोल पिस्टन इंजन की तुलना में बहुत अधिक शांत है। तो खबरों के अनुसार आशावादी हैं? शायद हाँ। वास्तव में कुल मिलाकर मूड अच्छा है। कंपनी में सभी लोग सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है। कह सकते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी की स्वायत्तता और भागीदारी की गतिशीलता बढ़ रही है, क्योंकि हाँ, मानव मनोविज्ञान में एक प्रकार की अनुकूलन अवधि होती है जब कोई व्यक्ति नए समूह में आता है, और यहाँ तो नया समूह ही नहीं बल्कि एक अनोखा स्टार्टअप भी है। समय सीमाएं तंग हैं और कार्य दिलचस्प हैं। खैर, कुल मिलाकर तंत्र काम कर रहा है, सक्रिय है। फिस से बाहर निकालना मुश्किल होता है। आज देखो, लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक नोवा 2 इंच एयरशिप के लिए प्रारंभिक परियोजना अपने समापन की ओर बढ़ रही है, और आगे एमआई संरचना के तत्वों के डिजाइन के लिए भार की मांग करेगा, और वे अंत तक बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। वे एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, गणना करते हैं। गतिशीलता विशेषज्ञ, जब एयरशिप उड़ रहा, पार्श्व हवाएं होती हैं, भार होता है, टेक लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग होती है, कुल मिलाकर, और वहां हर तत्व के लिए भार देना आवश्यक है। अब वे बैठकर इस अंतिम दस्तावेज को पूरा कर रहे हैं ताकि इसे मॉस्को एविएशन में भेजा जा सके, क्योंकि जब वे इसे डिजाइन करेंगे तो यह सब आवश्यक होगा। गोंडोला कंपोजिट का होगा, यह मैंने पहले ही कहा था। इसे बनाने का काम रुस्लान करेगा, यह निश्चित है। चलो सवाल देखें। परियोजना के योजना और समय सीमा के अनुसार चलने के लिए धन की प्राप्ति की गति कैसी होनी चाहिए?
अभी तक वित्तीय कमी नहीं देखी जा रही है। सब कुछ पैसे से स्वतंत्र रूप से चल रहा है। अभी समय सीमा तय की जा रही है और यह क्षमताओं पर निर्भर है। गर्मी तक यह वांछनीय है कि मासिक आय में कम से कम 1.5 गुना तेजी लाई जाए ताकि हम अपनी सभी योजनाओं को पूरा कर सकें और नोवा 2 फीट का निर्माण बिना किसी रुकावट के हो सके। यह संभावना नहीं है कि यह तेजी से बनेगा, भले ही तुरंत बड़ी राशि आ जाए, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि की खरीद में कोई देरी न हो और भुगतान में कोई देरी न हो। थोड़ा यदि वर्तमान संग्रह की गति 1.5 गुना बढ़ जाती है तो यह पर्याप्त होगा। गति अच्छी है, लेकिन वृद्धि के साथ हम सफलता का अनुमान कर सकते हैं। हमारा छोटा एयरशिप उड़ान भरेगा और हमें हमारी अपनी देश के अंदर भी अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं चलो बात करें। हम अप्रैल में एयरशिप उड़ान भरेगा, यह निश्चित है। क्या हम पूर्व की ओर माल ले जा सकते हैं? दक्षिणी ध्रुव पर अभियानों का कार्य दिलचस्प है। कई एयरशिप चालक दक्षिणी ध्रुवों पर उड़ान भरना चाहते हैं, तो यह संभव है हम ऐसा करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका से, रूस से वहां उड़ान भरना कुल मिलाकर बहुत फायदेमंद नहीं है। क्या आप कार्बन फाइबर के कंपोजिट पर जाने की योजना बना रहे हैं? यह निर्णय गणना करने वाले और कंपोजिट विशेषज्ञ करेंगे। और आगे, अगर मजबूती के लिए मिश्रण या कहीं कहीं कांच पर्याप्त होगा, तो फिर क्यों थोड़ा कार्बन का उपयोग करके मेहनत करें। और अगर कहीं कार्बन की आवश्यकता होगी तो वह आवश्यक है। विमानन में स्थानांतरण शब्द अब स्वीकार्य नहीं है, सब पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। सवाल उपयुक्तता का है। सभी उत्पादन प्रक्रियाएं कार्बन से निर्माण स्थापित हैं। अगर जरूरत होगी तो कार्बन से बने हिस्से होंगे। पूरी तरह से कार्बन की गोंडोला बनाना समझदारी नहीं है। सुंदर होगा लेकिन दिलचस्प। कोई ग्राहक जोर देगा कि उसका एयरशिप कार्बन से बना हो तो हम निश्चित रूप से उसके लिए बनाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। आवरण रंग क्या होगा? आप किनारे पर क्या लिखेंगे? एयरशिप नोवा 01 का आवरण सफेद होगा, साइड एरोनोवा लिखा होगा। सभी आगामी एयरशिप्स में एयरशिप विशेषज्ञ जोर देकर कहते हैं कि इसे सफेद बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तव में एक विशेष ऑक्साइड होता है जो कपड़े को अल्ट्रावायलेट क्षय से बचाता है। लेकिन अगर हम इसे किसी तरह से सजाना चाहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। वर्तमान में एक औद्योगिक डिजाइनर काम कर रहा है, दिलचस्प स्केच बना रहा है। आगामी एयरशिप्स को हम सुंदर रंगीन बनाएंगे, लेकिन बहुत चटकीले नहीं। कुल मिलाकर देखिए, डिजाइन साझा करूंगा, अपने डिजाइन बना सकते हैं। वास्तव में एयरशिप को सजाना एक दिलचस्प कार्य है। यदि आपके पास कलाकार या डिजाइनर की प्रतिभा है या आप पेशेवर कलाकार या डिजाइनर हैं तो एयरशिप का डिजाइन बनाएं और सुझाव दें। आपको भविष्य में नोवा 01 को पतली फिल्म वाले सौर तत्वों से ढकें। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की लंबी उम्र और स्वतंत्रता बढ़ेगी। नोवा 01 नहीं, नोवा 02 संभवतः नोवा 08 अनिवार्य होगा। नोवा 35 फीट पूरी तरह से स्वाभाविक और निर्विवाद होगा। वर्तमान में चीन में एक तकनीक विकसित की गई है और हमारे साझेदार अब 30% तक की दक्षता वाली सौर पैनलों का छिड़काव करने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन सतहों पर कई आवश्यकताएं हैं जिन पर इन्हें छिड़का जा सकता है।
और नोवा 35 फीट को ऐसे मॉड्यूलर ब्लॉकों के रूप में देखा जा रहा है जिन पर पैनलों का छिड़काव किया गया है। वहां सब कुछ बहुत मजेदार और भविष्यवादी होगा। क्या 2 टन पावर यूनिट तय? हाँ, निर्णय हो गया है। इन इंजनों के भुगतान के लिए हमें इनवॉइस भेजे गए हैं। हम 2 इंजन और 1 रिपेयर किट लेंगे। भुगतान कर रहे हैं, नहीं किया। जमीन देख रहे। तो मेरा मानना है कि जमीन को जलवायु के मापदंडों, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर लेना चाहिए ताकि हमारे सिर के ऊपर कम विमान उड़े। हाँ, हम इसी तरह देख रहे हैं। हम हवा के नक्शे को देख सकते हैं। वहाँ क्षेत्र चिह्नित हैं जहाँ साल भर में औसतन सबसे कम हवा होती है और जहाँ सबसे ज्यादा होती है। हम ऐसे नक्शों के अनुसार देखते हैं, लेकिन चुनने के लिए कम विकल्प होते सक्रिय हवाई अड्डे उन्हीं को बिक्री में देखते हैं। धन्यवाद, मैं चैक में दिल देख रहा हूं, मैंने भेजा था। वेबिनार से पहले कुछ प्रश्न आए थे जिनका उत्तर देने का था। चलिए उनका उत्तर देते हैं। ये 17 मीटर का एयरशिप लॉन्च हो रहा है। घन मीटर में समझ नहीं आ रहा है। क्या आप समझा सकते हैं कि यह भार क्षमता में कितना है? शुरुआत में मैंने इसे बताया था। यह 500 किलोग्राम से कम है क्योंकि वेबसाइट पर पहला एयरशिप 500 की भार क्षमता के साथ 44 मीटर का बताया गया है। यह एक छोटा एयरशिप है और हमने इसे शुरू में बनाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन नोवा 2 इंच एयरशिप के लिए नियंत्रण प्रणाली पहले से बनाई जा सकती थी ताकि इसे परीक्षण किया जा सके, सुधार किया जा सके और सॉफ्टवेयर को ठीक किया जा सके। जो लोग नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, छोटा बनाए क्यों नहीं? एक और छोटा एयरशिप बन गया। पहला गंभीर एयरशिप 500 किलोग्राम का है। 500। हम इसे नोवा 2 इंच कह रहे हैं और फिर देखेंगे कि वास्तव में क्या बनता है। क्योंकि मैंने वादिन वासिलविच को देखा है, वह बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। नोवा 01 के लिए तैयार की थी। वास्तव में वहां पर अब पूंछ का हिस्सा और गोंडोला बनाया जा रहा है और वहां पर वजन कम हो रहा है। मेरा मतलब है कि वजन कम हो रहा है। एयरशिप हल्का है और इसकी क्षमता बढ़ रही है। नोवा 02 पर नजर डालते हैं। सटीक 500 किलोग्राम, फिर मुख्य 10 टन योजनाएं बदल गई हैं। वास्तव में हमारी योजनाएं ही सबसे पहली सम्मेलन के संबंध में अभी बदल गई हैं। यानी अब यह 17 मीटर है। साल के अंत तक 500 किलोग्राम, फिर कौन से? फिर नोवा 08। यह 2 टन वहन क्षमता से लेकर 3 तक है। फिर नई 35वीं, यह सबसे निराशावादी विकल्प में लगभग 10 टन है। 15 टन, यह अच्छा होगा इसे ले जाना और हजारों किलोमीटर तक। यह लगभग 10 टन के आसपास है। इस तरह से परियोजनाएं बनेंगी। यह नोवा 01, नोवा 02, नोवा 08 और नोवा 35 इंच हैं। यहाँ ये 3 और आधे प्रकार के एयरशिप हैं। प्रत्येक के कई संशोधन होंगे और वहाँ यात्री और माल यात्री और बिना पायलट के, लेकिन ये विशेष रूप से एयरशिप के प्रकार हैं। पहले 2 और आधे नरम प्रकार के होंगे। नोवा 35 इंच पहले से ही कठोर प्रकार का होगा। यह पहले से ही सभी पूर्ववर्ती विकासों के साथ होगी, बिना पायलट की प्रणालियों के साथ और पार्किंग, डॉकिंग, टेक लैंडिंग के लिए परखे हुए समाधानों के साथ। और 2 दिशाओं में हाइब्रिडाइजेशन और पावर प्लांट और वहाँ भार वहन क्षमता, एरोस्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स और कठोर ढांचा। यह वही प्रमुख उपकरण होगा जो सभी समाधानों को एक साथ जोड़ेगा और आगे चलकर इसे ही बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा। वह 10 टन, आगे शर्तिया 60, 100 और उससे अधिक। और यह शायद ही अब क्राउड प्रोजेक्ट के दायरे में होगा।
यह पहले से ही कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा सकेगा। ऐसा कहा गया है कि लाभ की योजना बनाई गई है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं लाभांश कब वितरित किए जाएंगे? आगे हिस्सेदारी की लागत प्रति शेयर की गणना। यह प्रश्न पावेल फिलिपोव से पूछना बेहतर होगा। लाभ, वह लाभ जिसकी योजना साल में बनाई गई थी, हमने पहले बिक्री के आधार पर गणना की थी। हाँ, एयरशिप्स, यह सबसे सरल गणना है। पहले जानकारी थी कि कंपनी एयरशिप्स की बिक्री से कमाई कर सकेगी। यह गणना 10 टन एयरशिप्स की बिक्री से की गई थी, जो साल में 12 से 20 की संख्या में बेचे जा सकते हैं। साथ ही 8 टन और 2 टन एयरशिप्स भी बेचे जा सकते हैं, और यह संख्या गणना की गई थी। लेकिन यहाँ खुद प्रश्नों में और आगे उत्तर दिए गए हैं। जैसा कि अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलिन ने कहा था और सभी विमानन में कहते हैं कि एक निवेशित रूबल पर आपको 10 रूबल विकास से, 100 रूबल उत्पादन से और 1000 रूबल संचालन से प्राप्त होते हैं। एयरशिप्स का संचालन करना सबसे लाभदायक क्षेत्रों में से एक है और एरोनोवा इससे नहीं जा रही है, क्योंकि एयरशिप बेचने के लिए भी उसे कुछ संचालन अनुभव के साथ बेचना है, और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें उपयोग और संचालन करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर यह व्यवसाय के लिए आवश्यक है। इसलिए लाभ की गणना, जैसे कि व्यापार योजना, शुरू से ही बड़े पैमाने पर और अत्यधिक निराशावादी थी। कुछ हद तक यथार्थवादी गणनाएं शायद हम इस वर्ष कर पाएंगे, लेकिन यह कब तक होगा मैं नहीं कह सकता। इस बारे में कि कंपनी परियोजना के पूरा होने से पहले ही कमाई कर सकेगी, और इस कमाई का क्या होगा? क्या इसे लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा या इसे व्यापार में पुनः निवेश किया जाएगा? क्या तब भीड़ की राशि उतनी ही कम कर दी जाएगी? यह एक अच्छा सवाल है। यदि पहले से कमाए गए बड़े पैसे आते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से लोग निर्णय लेते हैं, उन्हें व्यापार में जाने दें। चलिए कुछ कम हिस्सेदारी इकट्ठा करते हैं, कम करते हैं, तो ऐसा ही होगा। ये सभी प्रश्न जो हिस्सेदारियों और उनकी कीमत से संबंधित हैं, इन्हें पावेल से पूछना बेहतर है। मैं इन वेबिनारों में गुरुवार को एरोनोवा का कर्मचारी हूँ। और यह सब कैसे भुगतान किया जाएगा? शायद व्यक्तिगत खाते के माध्यम से। संभवतः यह कंपनी के शेयर जारी करने तक का सबसे सरल और पारदर्शी तरीका है। और आगे सब कुछ पहले से तय योजना के अनुसार। वेबिनार में क्राउड फंडिंग छोटा होगा। हाँ, संकेत दिया गया था। यह अंतिम वेबिनार में था जिसमें सर्गेई सेम्योनोव और पावेल फिलिपोव शामिल थे। कई लोगों ने समझा कि कुछ बड़े निवेशक हैं जो परियोजना को वित्त पोषित कर सकते हैं ताकि यह लंबा न खींचे, और इसलिए सर्गेई ने कहा कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की योजना है। नहीं, सर्गेई ने नहीं कहा कि कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय योजना है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, सर्गेई ने अधिक विचार किया और कहा कि मुख्य कंपनी, मातृ कंपनी, वह कंपनी जो निवेशकों की होगी, वर्तमान में विचार किया जा रहा है कि उसे कहाँ स्थित होना चाहिए। क्योंकि इसे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना है। इस एक्सचेंज पर मॉस्को पर या मॉस्को पर नहीं। अगर सार्वजनिक है तो अमेरिका में बेहतर होगा, यह स्पष्ट है। यही सर्गेई ने कहा था। और बड़े निवेशक के बारे में, हाँ, बड़े निवेशकों से कई प्रस्ताव हैं। हम इन प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं, सहभागिता योजना देख रही हैं कि यह सब कैसे किया जाए। वह पहले से ही बड़ी रकम है। शायद यह अभी परियोजना के वित्त पोषण को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा। वे इतनी बड़ी भी नहीं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं, और कई लोग हैं।
शायद अगर सोलर ग्रुप में एकत्रित राशि के आधार पर चरणों को विभाजित किया जाए तो हम निश्चित रूप से 5 चरणों को पार कर लेंगे। और एक व्यक्तिगत अनुरोध, हमारी मुख्य पृष्ठ पर दिखने वाले एयरशिप्स मुझे बेहद पसंद हैं। क्या उन जैसी कोई मूर्ति खरीदी जा सकती है? कार्यालय में रखी हुई हैं। हाँ, हम जल्द ही मूर्तियां बनाएंगे, सभी को खुश करेंगे और खुद को भी। मैं नहीं बताऊंगा, वास्तव में सभी को पसंद आएगा। शानदार एयरशिप्स होंगे और हम उन्हें उपहार देंगे, लॉटरी रखेंगे और बेचेंगे, किसी नहीं मिलती। यहाँ पूछा जा रहा है, क्या हमें पता है कि अविटो पर एयरशिप बेचा जा रहा है जो 15 लोगों तक के परिवहन के लिए 500 मिलियन रूबल में है? मैंने यह विज्ञापन देखा है, इसे 100 बार भेजा गया है। एक व्यक्ति AU-30 को 500 मिलियन रूबल में बेचने का निर्णय लिया है और मानता है कि यह उसकी उचित कीमत है। मेरा मानना है कि कीमत बहुत अधिक है। विमानन में ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि विमान सच में महंगी चीजें होती हैं। लेकिन AU-30 खुद भी नहीं है। मुझे बस कितना पता है कि यह कहीं पर कई सालों से संग्रह में है, शायद ही इसके बारे में हो। कुल मिलाकर यह समझ में नहीं आता कि यह घोषणा किसने बनाई और किस उद्देश्य से। मजे कर रही हैं। सर्गेई माजिन ने कहा। सर्गेई माजिन ने पावर प्लांट के बारे में जवाब दिया। सर्गेई माजिन को पता है कि यह किस प्रकार की स्थापना है। अगर सर्गेई माजिन ने कहीं सार्वजनिक चैट में कंपनी का रहस्य उजागर किया है, हम सर्गेई माजिन अलग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल और सवाल नहीं देख रहा हूँ। कुल मिलाकर जो कुछ भी मैं बताना चाहता था वह मैंने बताया। वेबिनार गुरुवार को होते हैं। कुल मिलाकर उम्मीद है, मुझे नहीं पता। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वे फिर से किसी नियमितता में लौट रहे हैं। फिलहाल हमने तय किया है कि नियमितता हर 2 हफ्ते में एक बार होगी, तो 2 हफ्ते बाद मिलेंगे और तब तक और भी खबरें इकट्ठा हो जाएंगी और आपके पास भी सवाल हो सकते हैं। हम सूचना कोमा से बाहर निकलेंगे, अधिक वीडियो जारी करेंगे, अधिक लाइव सामग्री। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ स्पष्टीकरणों के साथ फोन पर शूट करूंगा। कुल मिलाकर सब कुछ शानदार है, चाहे वह तकनीकी हिस्सा हो या वित्तीय हिस्सा, और मनोबल भी अच्छा है। और बाजार की ओर से, अन्य लोगों और विभिन्न प्रशासन की ओर से अनुरोध सभी सद्भावनापूर्ण हैं। कुल मिलाकर सभी को दिलचस्पी है। तो हम एक नेक काम में लगे हुए हैं। आपसे फिर से जुड़कर खुशी हुई। सब ठीक है, फिर मिलेंगे। सबको अलविदा।